नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल में भाजपा का संकल्प पत्र करेंगे जारी। अमित शाह का रैली और रोड शो का भी कार्यक्रम। एआईएमआईएम का हुमायूं कबीर की पार्टी से टूटा गठबंधन। नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज दिल्ली में जारी रहेगा चर्चाओं का दौर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई नेताओं से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया के हालात समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पुतिन ने यूक्रेन के साथ ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर 32 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की। रूसी सेना को हमले रोकने का दिया आदेश। आईपीएल में मुकुल चौधरी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर दिलाई रोमांचक जीत। आज डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला। सभी समाचार को विस्तार के साथ जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित नोवोटेल होटल में इसे जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं अमित शाह का आज चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भी है। वो पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा विधानसभा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे और फिर शाम 5 बजे खड़गपुर में एक रोड शो करेंगे। खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष हैं। और वहीं चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। दरअसल हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो मुसलमानों को बेवकूफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद एआईएमआईएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों से ये साफ हो गया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे एआईएमआईएम की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। एआईएमआईएम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बूथ लेवल अधिकारियों को घर घर जाकर मतदाता पर्ची वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है, जो मतदान से 5 दिन पूर्व तक जारी रहेगा। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, कैमरों की उचित व्यवस्था और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। वीवीपैट मशीनों के सुचारू संचालन के लिए संतुलित प्रकाश व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक बूथ पर मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां मतदाताओं को सूची में नाम खोजने में सहायता मिलेगी। महिला मतदाताओं की सुविधा में महिला कर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 81 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर को
नई तैनाती दी गई है, जिनमें ज्यादातर अधिकारी लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसफर किए गए सब इंस्पेक्टर चुनावी ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे। सभी अधिकारियों को 10 अप्रैल तक नई जिम्मेदारी संभालते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा और डर का साया एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। नंदीग्राम और पानीहाटी से आए 2 अलग अलग घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिलाओं के साथ हिंसा और राजनीतिक दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दिनों में राज्य के 2 अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट की है, जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। आरोप है कि चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाली महिलाओं पर हमले किए गए। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल नंदीग्राम पहुंचे और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की, लेकिन 5 साल बाद भी महिलाओं के मन से उस खौफनाक घटना का डर नहीं निकला है। যে আমাদেরকে মেরে না যাই না আমরা জাহানি জানি কি বেঁচে থাকি সামনে স্বামীদেরকে মারধর করছে আমরা পায়াতে সেই দিনটা এলে না মানে এই ভোটের সময় এলেই তো আমাদের প্রচন্ড ভয় না না কোনো ভয় করবে। इन दर्दनाक आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 5 साल पुराने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आयोग के निर्देश पर नंदीग्राम मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों की पहचान की गई और बुधवार को 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर घटनाओं में कार्रवाई करने में पुलिस को 5 साल क्यों लग गए। दूसरी घटना पानीहाटी की है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने बदसलूकी की। भाजपा का आरोप है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। टीएमसी अभी से बोल रहा है देख लूंगा काट दूंगा, हम लोग आ रहा है, ममता बनर्जी खुद डरा रहा है सब। इसलिए आम वोटर ना जो हियर साइकोसिस है, डर का माहौल है, इसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन का ही करना होगा। नंदीग्राम और पानीहाटी की घटनाएं तो सिर्फ बानगी भर हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में निर्भय माहौल में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सख्त कदम बेहद जरूरी हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव और 3 राज्यों में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक असम में 85.38% और पुदुचेरी में 89.83% मतदान हुआ। दोनों राज्यों ने अपने विधानसभा चुनाव इतिहास का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया है। केरलम में मतदान प्रतिशत 78.03% रहा। कर्नाटक की बागलकोट सीट के उपचुनाव में 68.70% और दावणगेरे दक्षिण में 68.55% मतदान दर्ज हुआ। वहीं नागालैंड के कोरीडांग में 82.21% और त्रिपुरा के धर्मनगर में 80% से अधिक मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस.एस. संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ लाइव वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया की निगरानी की। इन क्षेत्रों में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इस बार ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के रंगीन चित्र, मोबाइल जमा करने की सुविधा, रीडिजाइन की गई मतदाता सूचना पर्चियों और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की निर्धारित सीमा सहित मतदाता अनुकूल कई प्रबंध किए गए थे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी,
तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार कल दोपहर नई दिल्ली पहुंचे और पुष्टि की कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार एनडीए के शीर्ष नेता नए मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रिमंडल के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां बिहार में नेतृत्व और सत्ता साझेदारी को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉरिशस में होने वाले 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले कल उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पोर्ट लुई में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से भेंट के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चर्चा में समुद्री सहयोग, विकास साझेदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता विकास और जन संबंधों सहित कई क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने मॉरिशस की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत का निरंतर समर्थन दोहराया। It is, Prime Minister, a real privilege to visit Mauritius once again, and I would like to congratulate you and the government of Mauritius for hosting the 9th Indian Ocean Conference that we will all be attending. I would like to express my sincere appreciation to the warm and gracious people of Mauritius for the generous hospitality extended to me in my delegation. Prime Minister, Excellencies, dear friends, in the span of just over a year, the partnership between our nations has witnessed remarkable and substantive progress. अमेरिका दौरे पर पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्री का व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया। बाद में विदेश सचिव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ व्यापार, क्रिटिकल खनिज, रक्षा और क्वाड समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मौजूद रहे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रूबियो अगले महीने भारत दौरे को लेकर उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मिस्री ने अमेरिका के राजनीतिक मामलों के अवर सचिव एलिसन हुकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दिसंबर में हुई विदेश कार्यालय परामर्श के बाद से अब तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा की। साथ ही पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और आपसी हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने आकलन भी साझा किए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन डीसी में आर्थिक मामलों के लिए अमेरिकी अवर विदेश सचिव जैकब हेलबर्ग के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा और जरूरी तकनीक से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की। दोनों देश पैक्स सिलिका के तहत सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। इसके अलावा एआई और महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों सहित व्यापक आर्थिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एलिसन हुकर के साथ अहम बैठक की। भारतीय दूतावास वॉशिंगटन ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। बैठक में दोनों अधिकारियों ने पिछले दिसंबर में हुई विदेश कार्यालय परामर्श बैठकों के बाद द्विपक्षीय एजेंडे का जायजा लिया। साथ ही पश्चिम एशिया में हालिया घटनाओं का विश्लेषण किया गया और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया।
जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए ये कदम अहम माना जा रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञों और थिंक टैंक के प्रमुखों के साथ अहम बातचीत की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। इस दौरान भारत अमेरिका संबंधों की मौजूदा स्थिति और भविष्य पर चर्चा हुई। साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रम और उनके ऊर्जा, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा पर प्रभावों पर भी विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति ने कल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के साथ ही अब देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अब ये विधेयक कानून बन गया है। इस कानून का उद्देश्य सीएपीएफ में प्रशासनिक सुधार, बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। अविभाजित आंध्र प्रदेश भारत के कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलन का उद्गम स्थल था, लेकिन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में ये अब अपने अतीत की एक धुंधली छाया मात्र रह गया है। खासकर तेलंगाना का कर्रेगट्टू, जो एक वक्त नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, जहां पुलिस या सरकार का साया नक्सलियों की गोलियों की आवाजों से गूंजती थी, आज यहां विकास का उजियारा है। लोगों के चेहरे मुस्कुराहट में तब्दील हो चुके हैं। सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं ने गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल के रख दी है। गोलियों की गूंज और सेना के साथ मुठभेड़ कभी करेगुटा की आम दिनचर्या का हिस्सा थी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों की सीमाओं के पास होने के कारण पामुनूरू, डोली, टडीपला नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन सरकार द्वारा सीआरपीएफ कैंप बनने के बाद से पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकरीर दोनों बदल गई। अब गांव में लोग बिना डर और भय के जीवन जी रहे हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार की कार्रवाई के डर से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ को उनका नया अड्डा बनाया। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा तेलुगु भाषी है। संगठन के केंद्रीय समिति सदस्य रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति को सुरक्षा बलों ने 20 जनवरी 2025 को मुठभेड़ में मार गिराया। 1 करोड़ इनामी नक्सली चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर అని చెప్పి అంటే यहाँ हमने पहले पहल में करीब 13 से 14 किलोमीटर की सड़क बना दी है ताकि यह जगह बाकी प्रांतों के लिए खुल जाए। यहाँ हमने 2 से 3 महीने पहले कैंप खोला था। अब जल्द ही सिविल पुलिस आउटपोस्ट और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर भी खोला है। छत्तीसगढ़ से सटके हैं, इसलिए वहाँ के लिए भी आवाजाही का मार्ग सुगम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के नक्सलियों का गढ़ बनने के पीछे एक दिलचस्प दास्तां है। वो 1974 का दौर था जब पहली बार 1975 में स्थापित रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने एक सम्मेलन आयोजन किया। गौर करने वाली बात यह है कि 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की घोषणा की थी। इस सम्मेलन का आयोजन इससे ठीक कुछ दिन पहले हुआ था। आपातकाल में दर्जनों आरएसयू के नेता सलाखों के पीछे डाल दिए गए, लेकिन कुछ बच निकलने में सफल रहे। यही इस संगठन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने गांव में बैठकें कर संगठन को धार देना शुरू किया। करीमनगर और आदिलाबाद में किसानों और दलितों के लिए जमीन की मांग की और सरकार पर 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने का दबाव बनाया। 1978 में वारंगल में आरएसयू का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद आंध्र प्रदेश के राज्य अध्यक्ष बने। 1978 से 1985 के बीच माओवादी आंदोलन में तेजी से भर्ती बढ़ी। 1980 के दशक तक उत्तरी तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, मुलुगु और आदिलाबाद जैसे जिले माओवादियों के गढ़ बन गए। 1980-81 में दंडकारण्य क्षेत्र में हुए शुरुआती दस्तों में अधिकांश कार्यकर्ता तेलंगाना से थे। देखते ही देखते नक्सलवादी रूपी यह जहर पूरे देश में फैल गया, लेकिन लोग उस विभत्स दौर को अब पीछे छोड़ चुके हैं।
पहले के मुकाबले सड़क आने से काफी अच्छा लग रहा है। पामूरू में भी सड़क आ जाने से गाड़ियां जा सकती हैं, जिससे अगर वहां गांव वालों को बुखार हो या कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने आ सकते हैं। बीएसएफ कैंप से अच्छी मदद मिल रही है। గవర్నమెంట్ కూడా చూడలేదు, ఆధార్ కార్డు లేదు, రేషన్ కార్డు లేదు, అంగన్వాడీ లేదు, స్కూల్ లేదు, పిల్లలకి బడి పెట్టమంటే आधार कार्ड కూడా లేదు। చాలా భయంగా ఉండేది కరగుట్ట ప్రాంతాల్లో। तब बहुत डर लगता था। नक्सल होने की वजह से पुलिस भी कहती थी उस तरफ सावधानी से जाना, पर अब डर नहीं है। कैंप बीएसएफ 39 हम लोग भी अच्छा हो गया, अभी पुलिस लोग आए, लेकिन हम लोग के गांव में केंद्र और राज्यों के सहयोग से अब नक्सलवादी समाज की मुख्य धारा से बड़ी संख्या में वापस आए हैं। जहां विकास की बयार नहीं पहुंची थी, वहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने जमीन पर तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। सड़क, स्कूल और पानी जैसे मूलभूत सुविधाएं आने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और लंबी हिंसा के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन में देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। केंद्रीय बलों के सहयोग से चलाए गए अभियानों ने माओवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की कमर तोड़ दी। करेगुटा क्षेत्र में हिंसा का रास्ता छोड़ अब आत्मसमर्पित नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़कर बदलाव की नई गाथा लिखने के लिए चल पड़े हैं। करेगुटा अब माओवादी मुक्त भारत के लक्ष्य का प्रतीक बन रहा है। सरकार का लक्ष्य योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का है। सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसको जी-जान से पूरा करने में जुटी है। डीडी न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से सोमेश पटेल की रिपोर्ट। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नित नए कीर्तिमान रच रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 45 गीगावाट की वृद्धि की है, जो अब तक की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि है। इसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का असाधारण योगदान है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जोशी ने आगे बताया कि देश ने मार्च 2026 में 6.65 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता दर्ज की है, जो एक महीने में अब तक की सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना है। इधर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 115 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले टैंकरों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा, अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत बंद किया जाए। गौरतलब है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। ऐसे में इस पर किसी भी तरह का विवाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित कर सकता है। इजरायल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ यथाशीघ्र वार्ता शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेबनान की ओर से बार-बार किए गए अनुरोधों के जवाब में लिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि प्रस्तावित बातचीत का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह को निरस्त करना और इजरायल लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 181 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 45 और अजिंक्य रहाणे ने 41 रन की पारी खेली। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की। लखनऊ के लिए मैच के हीरो मुकुल चौधरी रहे। मुकुल ने 27 गेंद में 54 रन की नाबाद पारी खेली। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।